वाले हैं मोलरिटी, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा बेटा वो क्या है, मोलरिटी। तो मोलरिटी इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, है ना, मोलरिटी, है ना। तो बेटा इस देखो, इस टर्म को हम डिस्कस करेंगे मोलरिटी को। तो मोलरिटी को रिप्रेजेंट किया जाता है कैपिटल एम के थ्रू, है ना बेटा। तो मोलरिटी को किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया, कैपिटल एम के थ्रू रिप्रेजेंट किया जाता है। एंड देयर यूनिट इज़, यूनिट की अगर बात कर लें तो मोलरिटी की यूनिट बेटा क्या होगी, मोल पर लीटर, राइट। तो ये यूनिट रहती है। अब अगर मुझे यूनिट से डिफाइन करना है तो मैं यूनिट से डिफाइन भी कर सकता हूँ। तो जैसे कि यूनिट दिया हुआ है मोल पर लीटर, तो यूनिट से डिफाइन भी कर लेंगे। तो डिफिनेशन क्या होगी, यूनिट से डिफाइन कर लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन, हाँ बेटा बोलो, डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। बेटा ये बात ध्यान में रखना। तो डेफिनेशन हमारे पास ये आ जाती है। तो इससे किसके बेस पे हमने डिफाइन किया, ऑन द बेसिस ऑफ यूनिट, है ना। तो यूनिट के बेस पे डिफाइन भी कर लेंगे। अगर आपको यूनिट याद रहती है तो आप डिफाइन भी कर सकते हो। यूनिट क्या है बेटा, मोल पर लीटर, एंड द डेफिनेशन इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन। तो बेटा मोलरिटी का एक फार्मूला आता है जिसे हम पढ़ लेते हैं केस 1 करके, राइट। तो केस 1 क्या होगा बेटा, मोलरिटी का जो फार्मूला होता है वो रहता है आपका, मोलरिटी होता है नंबर ऑफ मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना। तो फार्मूला ये हो गया। तो एन क्या है, मोल्स ऑफ सोल्यूट, और वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, है ना। तो बेटा एक फार्मूला ये आ जाता है आपके पास मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो एक फार्मूला ये आ गया आपके पास। तो मोलरिटी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। बेटा ये किस में लेंगे हम, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, है ना बेटा। तो ये किस में लिया जाता है, इन लीटर, और मोल्स, ये मोल्स है। तो मोल्स कैलकुलेट करने के लिए जनरली आप फार्मूला यूज़ करेंगे वेट बाई मॉलिकुलर वेट। तो इससे फार्मूले से निकाल लेंगे आप, राइट। तो केस एक ये हो गया हमारे पास, केस फर्स्ट। केस सेकंड देखो बेटा, तो केस सेकंड में देखो मोलरिटी कैसे फाइंड आउट करते हैं। अगर डाइल्यूशन का केस हो, है ना, डाइल्यूशन का केस हो तो वो भी देख सकते हो आप, डाइल्यूशन, इन केस ऑफ डाइल्यूशन। तो डाइल्यूशन के केस में क्या होगा बेटा, अगर आप मैं ये सपोज़ कर लूँ कि सपोज़ कोई सोल्यूशन है और सपोज़ ये मैंने 4 ग्राम ले लिया है NaOH, है ना, 4 ग्राम NaOH है, और सपोज़ इसमें 250 ml वाटर है। बेटा कितना है, 250 ml वाटर है। अब इसमें मैंने क्या किया, इसमें वाटर ऐड कर दिया। डाइल्यूशन मीन्स क्या, मतलब वाटर ऐड कर रहा हूँ मैं, ना बेटा। इसमें मैंने क्या ऐड किया, वाटर ऐड कर दिया, ठीक है ना। तो वाटर ऐड करने से क्या होगा बेटा, बताओ मुझे, मोलरिटी चेंज होगी क्या, मोलरिटी चेंज होगी, वॉल्यूम चेंज होगा क्या। ओबियसली अगर आप वाटर ऐड कर रहे हैं तो वॉल्यूम भी चेंज होना है और मोलरिटी भी चेंज होगी, बट इनमें एक चीज़ जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो बेटा वो देखो कांस्टेंट क्या रहना है ना। तो इसमें कांस्टेंट क्या रहता है बेटा, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट। नंबर ऑफ मोल्स के बेटा देखो कैसे कांस्टेंट रहेंगे, क्योंकि मोल्स कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास फार्मूला क्या है, वेट बाई मॉलिकुलर वेट। और वेट कितना है NaOH का बेटा, 4 ग्राम है, गिवन है। और मॉलिकुलर वेट ऑफ NaOH कितना होता है बेटा, सोडियम 23, ऑक्सीजन 16, हाइड्रोजन 1। तो इसे ऐड करोगे बेटा कितना, 40। तो 4/40 हो जाता है। जैसे सॉल्व करेंगे तो 0.1। अब बेटा देखो इसमें वाटर ऐड करेंगे तो क्या वाटर ऐड करने से वेट चेंज होगा, नहीं होगा चेंज। मॉलिकुलर वेट चेंज होगा, नहीं होगा। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि नंबर ऑफ मोल्स इस डाइल्यूशन के केस में नंबर ऑफ मोल्स बेटा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, है ना। तो नंबर ऑफ मोल्स आप बोल रहे हो कांस्टेंट रहना है। अब मुझे मालूम है कि मेरा फार्मूला है मोलरिटी का बेटा, वो क्या है, मोलरिटी होती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, M/V = N। और ये क्या है बेटा, कांस्टेंट, मोल्स क्या है बेटा, कांस्टेंट। मेरे पास फार्मूला आफ्टर डाइल्यूशन क्या बन जाएगा, तो मैं लिख सकता हूँ M1B1 बिफोर डाइल्यूशन, M1B1 बिफोर डाइल्यूशन = M2B2 आफ्टर डाइल्यूशन। तो ये फार्मूला आ जाता है मेरे पास। अगर इन 4 पैरामीटर्स में से मुझे 3 पैरामीटर्स मालूम हो तो थर्ड पैरामीटर्स में कैलकुलेट कर सकता हूँ। अगर सपोज़ मुझे M1 मालूम है, V1 मालूम है और V2 भी मालूम है, तो बेटा मैं क्या कर सकता हूँ, M2 कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मेरे पास फार्मूला बेटा क्या आ गया, M1B1 बिफोर डाइल्यूशन = M2B2 आफ्टर डाइल्यूशन। तो केस सेकंड ये आ जाता है मेरे पास। ओके, देन बढ़ते हैं हम केस नंबर 3 की तरफ।
है ना। तो केस नंबर 3 देखो बेटा क्या है। तो केस नंबर 3 हमारा मिक्सिंग का हो सकता है, ऑन मिक्सिंग, है ना बेटा। तो ऑन मिक्सिंग, तो मिक्सिंग के केस में भी 2 केस हो सकते हैं। तो बेटा मिक्सिंग के केस में भी क्या कितने केस हो सकते हैं, 2। ए और बी करके कर ले रहे हैं। तो सपोज मिक्सिंग सब्सटेंस अगर सेम है, इफ़ मिक्सिंग सब्सटेंस सेम, बेटा मैं क्या कह रहा हूँ यहाँ पर, मिक्सिंग सब्सटेंस सेम। मिक्सिंग सब्सटेंस बेटा कैसा है, सेम है ना। और यहाँ मैं बोल रहा हूँ आपको मिक्सिंग सब्सटेंस डिफरेंट, है ना बेटा। ये मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पर। तो मिक्सिंग सब्सटेंस अगर सेम है, और सेम से मतलब ये है कि मिक्सिंग सब्सटेंस या तो दोनों एसिड है, या बेटा दोनों क्या है, दोनों बेटा बेस है ना। ये कहने का मतलब है मेरा मिक्सिंग सब्सटेंस सेम। और मिक्सिंग सब्सटेंस डिफरेंट से मीनिंग क्या है बेटा मेरा यहाँ पर, एक एसिड है और दूसरा बेस है। या बेटा क्या कह सकते हैं, दूसरा और ये कह सकते हैं बेस है और एसिड है। ये डिफरेंट सब्सटेंस की बात हो गई, है ना। तो यहाँ पर हमारे पास एक फार्मूला आ जाएगा मिक्सिंग का। बेटा क्या आएगा, अगर 2 सब्सटेंस मिक्स हो रहे हैं तो फार्मूला क्या लिखेंगे बेटा, M1V1 प्लस M2V2 इक्वल टू MB टोटल। तो ये फार्मूला आ जाएगा। तो M मोलरिटी क्या होगी, M1V1 प्लस M2V2 बाई V टोटल, है ना। और V टोटल बेटा क्या हो गया, V टोटल हो गया आपका V1 प्लस V2, ये कह रहे हो आप। तो एक फार्मूला ये आ जाता है आपके पास मोलरिटी कैलकुलेट करने के लिए। तो बेटा ये फार्मूला कभी यूज़ करेंगे, जब मिक्सिंग सब्सटेंस कैसे हो, आपके सेम हो, राइट। अब देख लो अगर डिफरेंट सब्सटेंस है, तो डिफरेंट सब्सटेंस के केस में मोलरिटी बेटा कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि एक एसिड है दूसरा बेस है, तो न्यूट्रलाइज होगा ना। तो न्यूट्रलाइज के केस में क्या करना है बेटा, आपको साइन चेंज कर देना है, क्योंकि न्यूट्रलाइज हो रहा है। तो फार्मूला हो जाएगा आपके पास, डायरेक्टली लिख लेते हैं यहाँ पर M1V1 माइनस M2V2, और इसे बेटा B टोटल ही लिखेंगे, है ना। तो एक फार्मूला ये आ गया हमारे पास। लेकिन ये ध्यान रखना है बेटा, यहाँ B टोटल जो है B1 माइनस B2 नहीं होगा, बल्कि क्या होगा बेटा, B1 प्लस B2। ये ध्यान रखने वाली बात है। कभी कभार बच्चे क्या करते हैं, अगर उन्हें लगता है माइनस यहाँ लिया तो ये भी माइनस होगा, लेकिन सोल्यूशन तो बेटा ऐड हो रहा है ना। तो जो ऐड होगा तो आप क्या कर लेंगे, उसे ऐड ही कर लेंगे, B1 प्लस B2। और यहाँ प्लस माइनस इसलिए किया है क्योंकि एक एसिड है दूसरा बेस है। जो ग्रेटर वैल्यू होगी उसे पहले रखेंगे और स्मॉलर वैल्यू को बाद में, है ना। तो ग्रेटर वैल्यू को पहले लेंगे, ग्रेटर वैल्यू को बेटा क्या करेंगे, पहले लेंगे, राइट। ये बात ध्यान में रखना है। इसका मतलब ये हुआ कि मोलरिटी नेवर बी निगेटिव, है ना। क्योंकि अगर ग्रेटर वैल्यू को आपने बाद में लिया तो बेटा मोलरिटी क्या होगी, नेगेटिव आएगी, क्योंकि पॉसिबल नहीं है। तो मोलरिटी बेटा नेगेटिव पॉसिबल नहीं है, इसलिए आपको क्या करना होता है, ग्रेटर वैल्यू को पहले लिखना होता है। तो ये केस नंबर 3 हमने डिस्कस किया, ओके। तो होपफुली केस नंबर 3 भी समझ में आया होगा। तो अभी हमने केस 1 की बात की, केस 2 की बात की, देन केस 3 की बात की। देन बेटा केस नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं, है ना। तो केस नंबर 4 तो देखो क्या है। तो केस नंबर 4 में हम ये कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। बेटा क्या लिखना है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी। तो अगर आपने नॉर्मेलिटी पढ़ लिया अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इतना ध्यान में रख लेना कि इसमें एक रिलेशन आप यूज़ करते हैं n इक्वल टू n फैक्टर इंटू मोलरिटी। एक ये फार्मूला भी होता है आपको, है ना। तो n फैक्टर भी अगर मालूम है तो अच्छी बात है, और नहीं मालूम तब भी कोई बुरी बात नहीं है, बट इसे देखेंगे आगे चल के। तो केस नंबर 4 में आपको एटलीस्ट इतनी बात याद रखना है कि रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मेलिटी क्या है। तो फार्मूला ये हो जाता है आपके पास, ओके। जब यूज़ होगा तो देखेंगे कैसे एन फैक्टर को हमें यूटिलाइज़ करना है। देन केस नंबर 5 की तरफ बढ़ लेते हैं, केस नंबर 5। केस नंबर 5 देखो बेटा, तो आप ये कह सकते हैं रिलेशन बिटवीन, बेटा एक फार्मूला ये भी होता है, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलेलिटी। तो हो सकता है कि आपने मोलेलिटी ना पढ़ा हो, ठीक है। और नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम मोलेलिटी ही पढ़ेंगे, बट इसके बीच में हम रिलेशन देख लेते हैं या फार्मूला क्या है। तो बेटा फार्मूला क्या होता है, m इक्वल टू 1000 इंटू m डिवाइडेड बाई 1000 d माइनस m डैश, है ना। तो एक फार्मूला ये याद रखना है आपको। तो यहाँ डायरेक्टली मैंने फार्मूला ले लिया बेटा, ड्राइव नहीं किया है और ड्राइव करने की ज़रूरत भी नहीं है। तो एटलीस्ट अगर आप फार्मूला याद रखेंगे तब आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। बट यहाँ देख लो बेटा, m मीन्स क्या है यहाँ पर, m फॉर मोलरिटी,
एम बेटा क्या है, मोलरिटी, और कैपिटल एम क्या है बेटा यहाँ, मोलरिटी। तो कैपिटल एम बेटा क्या है, मोलरिटी। और जो एम डैश है, एम डैश जो मैंने लिखा है बेटा वो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, बोलो क्या है, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ, या तो सोल्यूट होगा या फिर सॉल्वेंट, तो डेफिनेटली ये मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट होता है बेटा, ये ध्यान रखना है, ठीक है ना। सॉल्यूट होता है, बच्चे गलती कर देते हैं, सॉल्वेंट ले लेते हैं, बट एक्चुअल में आपको यहाँ सॉल्यूट लेना होता है, राइट। अब बात आ जाती है डी। तो डी बेटा क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन। तो डी क्या है बेटा, यहाँ पर डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन है ना, और जनरली गिवन रहेगी, और किस में होगी बेटा, यूनिट क्या होगी, ग्राम पर ml में, ये यूनिट रहेगी, राइट। तो अगर हमको मान लो सपोज मोलरिटी कैलकुलेट करनी है या फाइंड आउट करनी है, तो मोलरिटी गिवन होगी, डेंसिटी गिवन होगी, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉलिड भी मालूम होगा, तो आप मोलरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये बात होगी आपकी केस नंबर 5 की। देन मूव करते हैं हम केस नंबर 6 की तरफ, है ना। तो बेटा केस नंबर 6 देख लेते हैं, राइट। तो केस नंबर 6 में बेटा ये कह सकते हैं हम रिलेशन बिटवीन, ये भी देख सकते हैं हम रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड डेंसिटी, है ना, एक ये भी रिलेशन होता है बेटा। देखो, तो मोलरिटी का फार्मूला क्या होगा, वेट W अमाउंट ऑफ सोल्यूट इंटू डेंसिटी इंटू 10/m डैश। तो एक फार्मूला ये भी रहता है। तो 6 केस ले लिए मैंने यहाँ पर। W याद रखना है बेटा, W क्या है, M नो डाउट्स मोलरिटी है बेटा, M क्या है, कैपिटल मोलरिटी। W क्या लिया है बेटा यहाँ, W है बेटा यहाँ अमाउंट ऑफ सोल्यूट है बेटा, क्या है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट, है ना, अमाउंट ऑफ सोल्यूट है। और M डैश बेटा क्या है यहाँ, बोलो बेटा, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट और सॉल्वेंट, है ना। तो बेटा ये क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट है, ये ध्यान में रखना है। तो फोकस करना है बेटा, क्या है, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट। और डी क्या है बेटा, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर ml। तो बेटा ये क्या है, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन, डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इन ग्राम पर ml, ये यूनिट रहेगी। तो देखो बेटा, मैंने इतना केस डिस्कस किया है, तो मोलरिटी के केस में देख लो आपने। तो मोलरिटी के केस में बेटा मैंने यूनिट से डिस्कस किया है, यूनिट क्या है, मोल पर लीटर, और यूनिट से ही हमने डिस्कस कर लिया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन 1 लीटर सोल्यूशन, है ना। दूसरा मैंने केस फर्स्ट का बात की है, मैंने क्या फार्मूला मोलरिटी का होता है, मोल्स ऑफ सोल्यूट बाई वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर, केस 1 हो गया। केस नंबर 2 मैंने कहा डाइल्यूशन का केस है। तो डाइल्यूशन के केस में मैंने फॉर एग्जाम्पल ये लिया है, 4 ग्राम NaOH को डिजॉल्व कर दिया अपने 250 ml वाटर में। तो मैंने आपसे कहा यहाँ बेटा क्या कांस्टेंट रहता है, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट रहता है। कैसे पता चला, क्योंकि 4 ग्राम लिया हुआ है NaOH गिवन है, 250 ml वाटर भी गिवन है। तो बेटा यहाँ देखो, मास भी चेंज नहीं होगा और मॉलिक्यूलर वेट भी चेंज नहीं रहना है, मीन्स कांस्टेंट रहेगा। तो मोल्स बेटा कैसे रहेगा, कांस्टेंट, है ना। तो मोल्स बेटा कैसे रहेंगे, कांस्टेंट, ये बात हो गई। तो फार्मूला देखो आ गया हमारे पास। तो M/V क्या हो गया बेटा इस फार्मूले से, तो ये हो गया हमारे पास, है ना। तो क्या है, कैसा है, कांस्टेंट। तो फार्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, M1V1 बिफोर डाइल्यूशन इक्वल टू M2V2 आफ्टर डाइल्यूशन, एक फार्मूला ये आ जाता है। केस नंबर 3 बेटा देखो, मिक्सिंग का केस है। अगर आप दो सोल्यूशन को मिक्स करते हैं, और दो सोल्यूशन कैसे हो सकते हैं बेटा, सेम हो सकते हैं, या तो दोनों एसिड्स होंगे या फिर दोनों बेस होंगे। सेकेंड केस ये हो सकता है कि मिक्सिंग सब्सटेंस कैसे हो बेटा, डिफरेंट, या तो एक एसिड हो दूसरा बेस, या आप कह सकते हो एक बेस हो दूसरा एसिड हो। तो उस केस में फार्मूला आप ये यूज़ कर लेंगे, M इक्वल टू क्या बेटा, M1V1 प्लस M2V2 बाई B टोटल। B टोटल बेटा क्या होगा, B1 प्लस B2। लेकिन अगर डिफरेंट सब्सटेंस हैं, तब उसके केस में क्या यूज़ करना है, M1V1 माइनस M2V2 V टोटल। V टोटल बेटा क्या लिखेंगे यहाँ, B1 प्लस B2 लिखना है, ना कि V1 माइनस B2, ये लिखना है, B1 प्लस B2। एक केस ही आ गया। केस नंबर 4 की तरफ देखो बेटा, मैंने कहा रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड नॉर्मलिटी। तो ये क्या होता है बेटा, नॉर्मलिटी एन फैक्टर इंटू मोलरिटी। ठीक है, हो सकता है कि आपने नॉर्मलिटी और एन फैक्टर ना पढ़ा हो, तो एटलीस्ट अभी फिलहाल आप फार्मूला याद रखो, आगे वाले केस में आपको एन फैक्टर भी डिस्कस करा दूंगा अगर ज़रूरत है उसकी तो आप। दैन केस नंबर 5 देखो बेटा, रिलेशन बिटवीन मोलरिटी एंड मोलरिटी। तो मोलरिटी भी नहीं पढ़ा होगा आपने, और अगर पढ़ लिया तो अच्छी बात। दैन मोलरिटी और मोलरिटी में एक रिलेशन ये है, तो इस रिलेशन को याद रखना है। केस नंबर 5। दैन केस नंबर 6। केस नंबर 6 बेटा ये है, तो इसको ध्यान में रखना है। तो ध्यान देना है कि इतने मैंने केस लिए मोलरिटी से लिए, तो अगर इनसे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में मिलता है तो डेफिनेटली आप उन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाएंगे। और मोलरिटी टॉपिक बेटा ऐसा है जो मोल कंसेप्ट में भी पढ़ते हैं हम, और 12 मोल कंसेप्ट 11th का फर्स्ट चैप्टर है, और 12th के फर्स्ट चैप्टर में आप जाएंगे सोल्यूशन में, वहाँ पर भी हम मोलरिटी टर्म पढ़ते हैं।
और मोलरिटी बहुत सी जगह बहुत से चैप्टर्स में बीच बीच में आता भी है। तो डेफिनेटली मोलरिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इससे रिलेटेड एग्ज़ाम में आपके चाहे बोर्ड से रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से रिलेटेड हो, तो डेफिनेटली चांस रहते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाए। तो थैंक यू सो मच वीडियो में बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।